नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आवर का विशेष कार्यक्रम नेशनल वॉइस और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुशवाहा। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं देश विदेश के गंभीर मुद्दों पर। आज नेशनल वॉइस में चर्चा का विषय है इजराइल ईरान युद्ध का भारत पर प्रभाव। दोनों देशों के भारत के साथ रिश्ते का एक समान है। दोनों देशों से भारत के अच्छे व्यापारिक रिश्ते हैं। ऐसे में भारत के सामने क्या दिक्कतें आ सकती हैं, इसका पूरा आकलन करेंगे विद्वानों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। ईरान इजराइल के बीच छिड़े युद्ध से दुनिया भर में तनाव बढ़ रहा है। दिल्ली में इजरायली दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी की है। रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास और अब इजराइल ईरान के बीच लड़ाई भले ही हजारों किलोमीटर दूर लड़ी जा रही हो, लेकिन इसका सीधा असर भारत और यहां के लोगों पर भी दिखेगा। इजराइल जहां तकनीकी के क्षेत्र में आगे है, तो ईरान तेल का बड़ा उत्पादक देश है। भारत के इन दोनों ही देशों से व्यापारिक संबंध हैं। ऐसे में इस युद्ध से दोनों देशों के भारत के रिश्ते कैसे होंगे, कितना हो सकता है भारत को नुकसान, इसी का करेंगे आकलन। तो आइए शुरू करते हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव भारत के लिए चिंता की बात है। ईरान इजराइल जंग से भारत के सामने कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। यह ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब लेना आवश्यक है। तो आज इन्हीं सवालों पर नजर डालते हैं कि ईरान और इजराइल के युद्ध में कौन कौन से सवाल उठ रहे हैं। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से हम जानते हैं। पहला सवाल, इस संघर्ष से क्या तेल के दाम बढ़ेंगे? यह पहला सवाल है। क्या इस संघर्ष से तेल के दाम बढ़ेंगे? दूसरा सवाल, क्या आर्थिक कारोबार पर असर पड़ेगा? भारत के आर्थिक कारोबार पर क्या असर पड़ेगा? एशिया के आर्थिक कारोबार पर क्या असर पड़ेगा? क्या कूटनीतिक मुश्किलें बढ़ेंगी? यह भी एक सवाल है। क्या कूटनीतिक जो मुश्किलें हैं ये बढ़ जाएंगी? और अगला सवाल, युद्ध का चाबहार पोर्ट और ट्रेड कॉरिडोर पर क्या असर पड़ेगा? और ये इसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे। क्या पश्चिम एशिया की आग दूसरे इलाकों तक पहुंचेगी? ये भी एक बड़ा सवाल है कि जो पश्चिम एशिया में ये जो युद्ध हो रहा है वो इसका असर क्या होगा अन्य इलाकों में? क्या अमेरिका का दबाव बढ़ेगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। तो इन सवालों के आज जवाब लेंगे अपने विद्वानों के साथ। इन्हीं सवालों के आज लगातार हम जवाब लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो चाबहार पोर्ट है इस पर क्या असर पड़ेगा, और जो मैंने आपको बताया कि ट्रेड कॉरिडोर पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सवालों में दो चीजें सामने आई थी, एक चाबहार बंदरगाह और दूसरा ट्रेड कॉरिडोर। अब बात अगर जो करें चाबहार बंदरगाह की, तो यह बंदरगाह ईरान के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में ओमान की खाड़ी के किनारे बसा है। यह ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है। चाबहार बंदरगाह भारत के लिए कई मायनों में अहम है, जो दर्शकों को जानना जरूरी है। तो आइए ग्राफिक्स के माध्यम से इसे भी जान लेते हैं कि आखिर चाबहार जो ईरान का बंदरगाह है कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए। तो यह भारत का सबसे नजदीकी ईरानी बंदरगाह है। आप देख सकते हैं यहां जो मैप दिखाई दे रहा है वो भी यह बता रहा है कि मुंबई से आगे की तरफ जो चाबहार पोर्ट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान के साथ व्यापार का एक बड़ा लिंक है, यानी कि अगर जो हम समुद्र के रास्ते व्यापार करते हैं तो ये आप सब देख सकते हैं कि अफगानिस्तान कहाँ है, और इस बंदरगाह का उपयोग हम अफगानिस्तान के साथ व्यापार करते हैं। तो ये सबसे बड़ा लिंक है चाबहार बंदरगाह। और दूसरी बात कि मध्य एशियाई देशों के बीच व्यापार का एक बड़ा लिंक है। भारत को व्यापार मार्गों में विविधता लाने में यह मदद करता है। आप देख लीजिए सेंट्रल एशिया और विभिन्न मार्गों को ये मैप द्वारा हम बगल में जो मैप है उसको दर्शा रहे हैं। भारत को रूस, यूरेशिया और यूरोप के बाजारों तक पहुंच बढ़ाने में यह मदद करता है।
ये चाबहार पोर्ट, ये इसकी विशेषता है। भारत के लिए क्या अहम है, यह मानवीय सहायता शिपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए यह भारत के लिए महत्वपूर्ण है। अब अगर जो हम बात करते हैं कि ट्रेड कॉरिडोर की, तो ईरान और इजराइल से भारत के फाइनेंशियल ईयर 23 में करीब 8.86 बिलियन डॉलर का व्यापार किया गया, जहां ईरान से फाइनेंशियल ईयर 23 में भारत ने कुल 2.33 बिलियन डॉलर का व्यापार किया, जिसमें 1.66 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट और 0.67 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट शामिल है। वहीं इजराइल के साथ 2023-24 में भारत का कुल जो व्यापार था वो 6.5 बिलियन डॉलर का व्यापार था। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से इसे भी आपको समझा देते हैं कि ईरान के साथ क्या व्यापार था और इजराइल के साथ क्या है। 1.66 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट जो ईरान और इजराइल, आप ये देख सकते हैं कि ये ईरान की बात है, और 0.67 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट था, ये ईरान के साथ किया गया था 2023 का। इजराइल के लिए भारत एशिया में दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ये इजराइल महत्वपूर्ण क्यों है, अब ये भी हम आपको बता रहे हैं। इजराइल के लिए भारत एशिया में दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पोर्ट है, ग्लोबली 9वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है इजराइल भारत का। यह महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं इजराइल के साथ फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 6.5 बिलियन डॉलर डिफेंस को छोड़कर यह व्यापार किया गया था। डिफेंस के क्षेत्र में अलग से किया गया था। दोनों देशों के बीच सबसे ज्यादा डायमंड और केमिकल्स का बिजनेस होता है। ये इजराइल के साथ इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी और हाईटेक प्रोडक्ट का व्यापार होता है इजराइल के साथ, इसलिए इजराइल भी महत्वपूर्ण है। अब ईरान और इजराइल की दोनों बातें हो गई, हमने आप सबको बता दिया। अब हम रुख करेंगे अपने विद्वान मेहमानों के पास और तो जो हमारे साथ अभी तक मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे पहले आपका परिचय करा। रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ दिनेश सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। संजय सिंह जी, विदेशी मामलों के जानकार। तो मैंने विस्तार से बता दिया कि जो प्रश्न है हमारे सबसे बड़े, चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत आज हम करेंगे संजय सिंह जी, विदेशी मामलों के जानकार। हम इस पर कल भी डिबेट करेंगे, लेकिन आज जो ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की बातें हो रही हैं, तनाव बढ़ा हुआ है, उसका भारत पर क्या असर होगा, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो संजय सिंह जी विदेशी मामलों के जानकार हैं, कल भी आप जुड़े हुए थे, आज भी हमारे साथ हैं, इसलिए आपका एक बार और हम धन्यवाद करेंगे कि आप हमारे शो में जुड़ करके इसको 4 चांद लगा देते हैं। अन्य मेहमान भी जुड़ते हैं और उनका भी हम बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत करेंगे, क्योंकि देखिए आप ही लोगों के विचार हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं। आप लोगों के विचार ही हमारे कार्यक्रम को एक तरह से प्रशंसा के पात्र बना रहे हैं। लगातार जो हमें फीडबैक मिल रहा है, तो आप हमारे लिए सम्माननीय हैं, हमारे लिए एक तरह से कहें तो ईश्वर के दूसरे रूप हैं, और मेहमान ईश्वर का दूसरा रूप होता भी है। चलिए शुरू करते हैं। संजय सिंह, विदेशी मामलों के जानकार, सवाल यह है कि पहला जो सवाल ही है कि इस संघर्ष से क्या तेल के दाम बढ़ेंगे। मैंने सवाल पहले ही दिखा दिया, और क्या आर्थिक कारोबार पर असर पड़ेगा, ये आम जनता जानना चाहती है। सरल शब्दों में हम चाहेंगे कि क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि कई बार हमारे दर्शक कहते हैं कि जो विशेषज्ञ आपके बताते हैं थोड़ा सा क्लिष्ट शब्द हो जाते हैं तो समझने में दिक्कत होती है। तो सरल शब्दों में हम चाहेंगे कि आप इसे बताएं जी। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद जी। देवी जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल रखा है कि क्या ईरान इजराइल का युद्ध का जो मामला है, कॉन्फ्लिक्ट का है, उसका क्या असर पड़ेगा। निश्चित रूप से भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। अभी देखिए, अभी जब से ये हुआ कि भाई ईरान ने इजराइल पर अटैक किया है, और उसके बाद ये हो रहा है कि भाई अब इजराइल कहाँ अटैक करेगा, और उसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन का जो इशारा हुआ है कि शायद हम ऑयल फैसिलिटीज पर
आक्रमण करेंगे, उसके बाद से तेल के दाम बढ़ने शुरू हुए हैं। अभी 2-3 दिन पहले तक क्रूड ऑयल $70 के आसपास था और आज करीब $78 के आसपास पहुंच गया है, तो करीब 5 से 6% की बढ़ोतरी हुई है। अब एक मोटा मोटा मैं आपको आंकड़ा बताता हूं कि अगर जो भारत का इंपोर्ट है, अगर क्रूड ऑयल 5% बढ़ता है तो भारत के इंपोर्ट बिल पर, आयात बिल पर, क्रूड ऑयल के कच्चे तेल पर ही करीब 9 से 10 बिलियन डॉलर का असर पड़ता है। मतलब भारत को 9 से 10 बिलियन डॉलर एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा आयात पर क्रूड ऑयल के। तो मोटा मोटा आंकड़ा आप ये समझ लीजिए। और असर क्यों पड़ेगा? ये जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है, युद्ध का जो क्षेत्र है जो बन रहा है, ईरान जहां स्थित है, जहां से करीब ये जो कहलाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, पर्शियन गल्फ, जहां से तेल आता है, और पर्शियन गल्फ यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से करीब 20% ऑयल विश्व का निकलता है, आता है शिप्स के द्वारा, और करीब 60% क्रूड ऑयल तेल भारत का आता है। तो युद्ध का, इस संघर्ष का लाजमी बिल्कुल असर पड़ेगा। अब भारत विश्व की बहुत तेजी से बढ़ती हुई और सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है। और कल ही देखिए, अभी शी जिनपिंग ने बीजिंग में अपने जो उनका 75वां नेशनल डे था, उस पर जो एड्रेस किया है, उसमें अमेरिका के प्रति उन्होंने चिताया है देश को कि अमेरिका से संघर्ष हमारा बढ़ेगा, दिक्कतें आएंगी। भारत से भी हमें दिक्कत आने वाली है, ये बीजिंग मतलब शी जिनपिंग ने अपने एड्रेस में बोला है। और उसमें इशारा उन्होंने किया है कि हमारा कॉन्फ्लिक्ट भारत से बॉर्डर पर बढ़ सकता है, ये सब उन्होंने एंटिसिपेशन किया है। बीजिंग को दिक्कत है अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर कि उनकी अर्थव्यवस्था अब नीचे आ रही है, ये शी जिनपिंग ने मान लिया है। कल जिनका जो कल परसों एड्रेस था 75वां नेशनल डे पर, उसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमारी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है, ये एक्सेप्ट कर लिया है। तो भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया में सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है भारतवासी होने के नाते। लेकिन इसका असर पड़ेगा। मैंने आपको मोटा मोटा आंकड़ा बताया कि 5% अगर बढ़ोतरी होती है क्रूड ऑयल में, कच्चा तेल जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो हमें करीब 9 से 10 बिलियन डॉलर एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरा, उसी रूट से भारत नेचुरल गैस भी लाता है, और नेचुरल गैस जो है सबसे ज्यादा कतर से आती है। भारत को 50% नेचुरल गैस ये भारत जो है इंपोर्ट करता है, जिसका एक बड़ा भाग कतर से आता है। और अभी आपने मोटा मोटा आंकड़ा भी बताया अपने शुरू के इंट्रोडक्टरी रिमार्क में कि इजराइल से हमारा कितना ट्रेड है और ईरान से कितना ट्रेड है। मैं एक आपको और बात बताना चाहता हूं कि इधर पिछले 5 वर्षों में भारत का इजराइल से जो व्यापार है वो दुगना हुआ है, 2 टाइम्स बढ़ा है। ईरान से हमारा व्यापार घटा है, और घटा क्यों है? उसका मेन कारण है क्रूड ऑयल पर जो ये अमेरिका ने और पश्चिमी देशों पर ने ईरान पर जो आर्थिक सैंक्शंस लगा रखे हैं, उसके कारण से ईरान तेल नहीं बेच पा रहा है। कुल वर्ल्ड का 2% या 3% ही ऑयल जो है ईरान दे पाता है दुनिया को। उसमें भी चीन एक बड़ा बायर है, वो भी बायर इस तरह से कि ग्रे मार्केट, जो मतलब आम भाषा में कहा जाए स्मगलिंग के द्वारा, उसके द्वारा वो वहां पहुंच रहा है। लेकिन उसका एक पक्ष और भी है, ये जो चाइना ईरान से ये तेल जो लेता है इस दूसरे माध्यम से, तो उसका एक बहुत बड़ा पार्ट ये हमास, हिजबुल्लाह को फाइनेंसिंग में जाता है, क्योंकि वो पैसा डायरेक्टली बैंकों में तो आ नहीं सकता, वो चाइना ट्रांसफर नहीं कर सकता, सैंक्शन लगा हुआ ईरान के ऊपर। तो वो पैसा हिजबुल्लाह और हमास के ये जो इनको ये फाइटर्स बोल रहे हैं और दूसरे लोग आतंकवादी बोलते हैं, टेररिस्ट बोलते हैं, उनको फंडिंग होती है। तो ये कुछ दिक्कतें आने वाली हैं। एक और बड़ी समस्या है जो मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। देखिए, भारत को आर्थिक दिक्कत आएगी, दिक्कत दुनिया के भी बहुत देशों को होगी, चीन को भी दिक्कत आएगी जब उसी ट्रेड उस रूट से पर्शियन गल्फ से
जब व्यापार होता है तो चाइना भी इफेक्टेड होगा, तमाम कंट्रियां इफेक्टेड होंगी। लेकिन मैंने भारत का बताया कि हमारे देश पर इतना बर्डन बढ़ेगा, बोझ बढ़ेगा। एक दिक्कत और है इस युद्ध की, अमेरिका भी परेशान है। और वो किस तरह से, क्योंकि अमेरिका में 30-40 दिन बाद वहां प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है। दिक्कत अमेरिका को ये आ रही है, जो बाइडेन और कमला हैरिस को, क्योंकि ये डेमोक्रेट्स हैं और डेमोक्रेट्स के साथ अरब उसके वोटर्स, जो मुस्लिम वोटर है, वो ज्यादा सिंपैथी रखते हैं। इसलिए बीच बीच में आता है कि बाइडेन कहते हैं कि भाई शांति होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, लेकिन शांति स्थापित नहीं हो पा रही है। वहां का वोटर, जो मुस्लिम वोटर है, डेमोक्रेटिक वोटर है, उसका दबाव है, वो अब नाराज हो रहा है। ऐसे में ट्रंप की स्थिति अच्छी होती जा रही है। ये भी बहुत बड़ी दिक्कत अमेरिका को चुनाव में फेस करनी पड़ी है। इस इजराइल और ईरान युद्ध के जो परिणाम है, दुष्परिणाम, वो अमेरिका को भी इस तरह से झेलने पड़ेंगे कि वहां डेमोक्रेट्स के लिए जो मौजूदा जो रिजीम है, उसकी सत्ता पलट सकती है वहां। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम आएंगे आपके पास। अब हम रुक करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश सिंह जी, हम इसके बाद आते हैं आपके पास। रमेश शर्मा जी, सवाल यह है कि अगर जो ये इजराइल और ईरान का युद्ध होता है तो व्यापार में जो नुकसान होगा वो तो सर ने अभी बता दिया, लेकिन कूटनीतिक मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं सामने? देखिए, इससे स्वाभाविक रूप से व्यापार को तो जो नुकसान होगा, और विशेषकर चूंकि इजराइल हमारा वैसा पोर्ट है जहां हम निर्यात ज्यादा करते हैं और आयात कम होता है, तो स्वाभाविक रूप से हमारे निर्यात पर इसका अंतर आएगा। और दूसरा, जैसा कि संजय जी ने बताया कि तेल का आयात पर भी आएगा। इस युद्ध से जो घटनाक्रम या जो हमको व्यापारिक नुकसान होगा, इसके अलावा एक बात और है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत विश्व में एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है और सारी बड़ी शक्तियां उससे ईर्ष्या रख रही। ऐसी स्थिति में उन बड़ी शक्तियों के जो अब अंडर हैंड जो लोग काम कर रहे हैं भारत में, जो भारत के सामाजिक वातावरण में विचलन पैदा करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं इस अवसर का, इस मौके का फायदा उठा करके भारत में आंतरिक अशांति भी पैदा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में भारत के जो भारतीयों को दोनों तीनों प्रकार से सावधानी की आवश्यकता है। सबसे पहले तो प्रत्येक भारतीय को, जब तक यह युद्ध चल रहा है और युद्ध समाप्त होने के लगभग 1 महीने बाद तक, क्योंकि युद्ध समाप्त अगर हो भी जाएगा तब भी वहां से जो आयात होगा उसमें समय लगता है। प्रत्येक भारतीय को अपना कम से कम ये जो उसका तेल का खर्चा है, पेट्रोल का खर्चा है, डीजल का खर्चा है, और वो जो गैस जिससे गाड़ियां चलती हैं उसका खर्चा है, इस पर कम से कम अपने निजी खर्चे में उसको 10 से 15% उसको कटौती कर लेनी चाहिए। छोटे मोटे पास के जो दुकान है, बाजार है, उसको पैदल चलना चाहिए। इससे 2 फायदे होंगे, उसकी सेहत भी अच्छी होगी, पर्यावरण भी सुधरेगा, और ये जो विषम परिस्थिति में भारत के सामने संकट आएगा, क्योंकि तेल के दाम तो बढ़ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उससे भी सामना हो सकेगा। तो प्रत्येक भारतीय को 2 चीजों पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। एक तो जितनी भी आयातित चीजें आ रही हैं, क्योंकि त्योहार पर, अब दीपावली का जो त्योहार आने वाला है, उस त्योहार पर खरीदारी बढ़ने वाली है। अब जिस खरीदारी में उसको 2 प्रकार की चीजों का उसको ध्यान रखना है। एक तो सबसे पहले त्योहार पर स्वदेशी चीज खरीदे, आयातित चीज बिल्कुल ना खरीदे। और दूसरा, डीजल पेट्रोल में कम से कम 10% की वो कटौती करे। तीसरी एक सावधानी, वो अफवाहों से सावधान रहे। मोटे तौर पर जब भी युद्ध होता है, हमारा देश प्रत्यक्ष रूप से, स्वाभाविक रूप से उसमें सहभागी नहीं है, लेकिन परोक्ष रूप से उस युद्ध का प्रभाव हम पर पड़ने वाला है। ऐसी स्थिति में कुछ असामाजिक तत्व हैं जो भारत की प्रगति को रोकना चाहते हैं, विशेषकर जो खास तौर से जो आर्थिक गति हमारी बढ़ रही है उसमें थोड़ा हल्का करना चाहते हैं। वो विभिन्न प्रकार के कुछ भी वीडियो डाल सकते हैं, सूचनाएं डाल सकते हैं। उन सूचनाओं से समाज को सावधान रहना है और किसी भी तरह की अफवाह से उसको दूर रहना है। मैं समझता हूं तो प्रत्येक नागरिक को जागरूकता के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हो रहा है, उस अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर अपनी सबसे पहले दृष्टि रखनी है और उसके साथ अपनी न्यूनतम जो आवश्यकताएं हैं
उसमें चीजों का सिलेक्शन उसको करना चाहिए, कौन सी चीज का इस्तेमाल करे और कौन सी चीज का इस्तेमाल ना करे। तो मैं समझता हूं इससे भारत अपना अधिकतम नुकसान बचा सकता है। आयातित चीजों का कम उपयोग करना और स्वदेशी वस्तुओं का अधिक उपयोग करना दीपावली पर, इसकी चिंता उनको करना पड़ेगी। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है देशवासियों के लिए, अपने दर्शकों के लिए, कि वास्तव में स्वदेशी का प्रयोग करें, हो सकता है कि उपयोग करें, और हो सकता है कि इससे जो है जो भी महंगाई है या फिर जो भी इसके असर आने वाले हैं युद्ध के, वो कम हो जाएंगे। दिनेश सिंह जी, बड़ी देर बाद हम आए, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन हमारी भी मजबूरी है, एक एक करके आएंगे। तो सवाल ये है कि ये जो इजराइल और ईरान का युद्ध है, क्या ये आग जो है पश्चिमी एशिया तक जा सकती है, फैल सकती है, बढ़ सकती है, या कुछ रुक सकती है? जी, आप सभी को प्रणाम कुशवाहा जी। जी प्रणाम। देखिए, तनाव किसी व्यक्ति पर हो, देश पर हो, या मतलब पूरे विश्व पर हो, तनाव हमेशा नुकसानमंद ही रहता है, और कहीं ना कहीं जो उसके दूरगामी परिणाम भी होता है, दुष्परिणाम भी होते हैं। तो इस तरीके से देखिए, एस्केलेशन जितनी कम हो उतना ठीक है, लेकिन एस्केलेशन जैसे कि मतलब जैसे मान के हिजबुल्लाह जो है, तो उसकी चीफ के पहले जैसे की तरह से मतलब जैसे उसको मार गिराया गया इसराइल के द्वारा, उसका दोबारा भी अफवाह ये भी है, अफवाह है या मतलब सच्चाई, उसको कुछ कह नहीं सकते ऐसे, क्योंकि पुष्टि इसी को होनी पाई कि जो नए जो हिजबुल्लाह का चीफ जिसको बनाया गया था, तो उसको भी शायद एलिमिनेट कर दिया, खत्म कर दिया गया है जल्दी वगैरह। तो लेकिन अभी तक उसकी आधिकारिक पुष्टि होनी इसकी बाकी है। तो जो भी जैसे भी है, लेकिन हम लोग देखिए सभी ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से कुछ भी चीजें हो, लेकिन शांति विश्व में जो है बनी रहे, वो ठीक ठाक है। क्योंकि अभी हम लोग सब एक तरह से ऐसे दौर में है, जैसे कि हम लोग जैसे हमारा देश जो है, भारत जो है, वो ऐसे दौर में है, विकासशील दौर में, जो कि एक तरह से कंपीट जो कर रहा है सब जो बड़े जैसे कि जो वीटो पावर्स वाली जो यूनाइटेड नेशंस की जो मतलब बड़ी शक्तियां हैं, महाशक्तियां जो है, उनसे कंपीट करने पर अपना भारत थोड़े दिन में खुद मुझे लगता है यूनाइटेड नेशंस की मतलब सिक्योरिटी असेंबली का परमानेंट मेंबर बन जाएगा। तो उसका देखते तरह से खुद महाशक्ति होगा, और वो दिन भी दूर नहीं जब हम लोग बैठ के इसी पे कुछ ना कुछ चर्चा कर रहे होंगे। तो देखिए, अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक जैसे कि चाबहार पोर्ट को बोले, ईरान को बोले, तो ये एक तरह से बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसकी। एशिया, अफ्रीका, यूरोपियन यूनियन, इनके बीच का एक तरह से ज्योग्राफिकल मतलब बहुत स्ट्रेटेजिक जो है वो इसकी लोकेशन है, और वहां से एक तरह से इनका क्रॉस रोड्स पे बोलते हैं इसको, एक तरह से इनके आने जाने वाले चौराहे या तिराहे जो है वो एक तरह से बनता है वहां से, और सारा जो रूट है वहीं से होकर के जाता है। तो इसलिए देखिए ट्रेड जो है प्रभावित होगा, और ट्रेड जैसे कि मैं कहता हूँ अर्थ जैसे है, तो अर्थ के बिना सब चीज अनर्थ है। तो इसीलिए देखिए ऐसे कि अर्थ जो है उस पर अगर कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा, तो रोजमर्रा की चीजें उसमें फर्क पड़ेगा, हर चीज फर्क पड़ेगा। और विश्व की देखिए एनर्जी के उसमें कर लें तो मतलब हाइड्रोकार्बन बोले, पेट्रोलियम बोले, और जैसे कि LNG मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैसेज जो है, तो उनका आयात जितना बड़ा मतलब जैसे ईरान से होता है, तो वो एक तरह से उतना बड़ा शायद ही किसी देश से होता है। तो अपने आप उसमें ध्यान देना होगा। दूसरा देखिए कि हमारी जो साझेदार मतलब जैसे अब इस टाइम पे हमारे लिए एक तरह से भारत के लिए टेस्टिंग टाइम्स है, क्योंकि 2016 में मोदी जी का विजिट था ईरान में, उन्होंने जाकर वहां पर जाकर, क्योंकि मोदी जी जहाँ पर गए तो हमारे बारे में एक तरह चौमुखी चीजों को देख करके चलते हैं वो, और हर तरह की चीजों को देख करके वहां पर एक तरह सांस्कृतिक जैसे उनके साथ संबंध के साथ साथ में व्यापारिक संबंध जरूर तलाश कर गए, जिससे कि देश में सुदृढ़ हो और मजबूत तरीके से इकोनॉमिक पावर जो है भारत जल्दी उससे ज्यादा बढ़ सके। तो वहां पर जाकर के चाबहार पोर्ट और अन्य जो पोर्ट है उनको लेकर के समझौता उस टाइम हुआ था, जो कि एक साल के मेरे ख्याल से करार था। बाद में शायद उसी का एक्सटेंशन जो है अभी दोबारा फिर जैसे इसी साल में हुआ है, तो उसको लेकर के 10 साल की आगे जैसे उसमें एक्सटेंशन मिली है, उसको लेकर के सबसे बड़ी चुनौती वाली बातचीत यह है कि उसको लेकर के अमेरिका खुश नहीं था। खुश नहीं होने के बावजूद भी भारत ने करार किया, और करार करके उस पर एक तरह से खतरा ये मंडरा रहा है कि जो पोर्ट मतलब वाली एजेंसी जो है भारत की, जिन्होंने करार किया है, उन पर कभी भी जैसे कि अमेरिका मतलब कोई ना कोई किसी न किस तरह की मतलब सैंक्शन जो है वो लगा सकता है, जिससे कहीं ना कहीं कोई दिक्कतें परेशानी खड़ी हो सकती है। लेकिन अभी देखिए जैसे कि अभी जैसे बात जैसे पहले होती है कि अभी चुनाव भी है अमेरिका में, उसके अलावा देखिए जो मतलब जो अलग अलग जैसे कि वहाँ जो पार्टीज हैं, तो सब में देखिए कहीं ना कहीं जो है वो सबके सब जो ट्रेड को चाहते हैं, और ट्रेड जो है उसको लिए बिना जैसे अभी जैसे कि इस टाइम पे किसी तरह की कुछ भी चीजों को अगर लेके चलेंगे, तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं उनके वोटों पर असर पड़ेगा, और चुनाव में उनका मतलब हार का, पराजय का मुंह पे नहीं देखना पड़े। इसलिए सबके सब बहुत संभल के चल रहे। तो मतलब एक तरह से अच्छी बात बोले कि अमेरिका पूरे तरीके से सीधे तरीके से उसमें हस्तक्षेप है डायरेक्टली नहीं करा, दोनों तरफ पैर रखने का, जैसे इजराइल को एक तरह से उन्होंने सपोर्ट करके रखा है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने इजराइल को चेतावनी भी दी कि अगर न्यूक्लियर जो मतलब पावर वाले जो स्टेशन है
या न्यूक्लियर जैसी फैसिलिटी जो है ईरान की, उस पर अगर बाई चांस अगर कोई हमला अगर करता है जो है, तो अमेरिका उसके साथ में नहीं है। उस तरीके देखिए भारत जो है, भारत की साझेदारी ईरान के साथ भी भिजवा दी, उस तरीके इसराइल के साथ में भी, और दूसरा जैसे इस युद्ध में और सीधे तरीके से मतलब अप्रोक्ष नहीं परोक्ष रूप से रशिया जो है वो भी ईरान के साथ में है, क्योंकि ईरान ने यूक्रेन वॉर में और ड्रोन और अन्य जैसे संसाधन जो है वो जुटाने का कार्य जो है उसके लिए किया था रशिया के लिए, जिसके मतलब मदद के तौर पे, और बाद में यूक्रेन से इतने लंबा समय तक जो है युद्ध चला सका रशिया, तो उसके बदले में करके इसको भी जैसे कि रशिया को जो है ईरान के साथ खड़ा होना पड़ेगा, उसी तरीके से ईरान की तरफ जो है चाइना भी है। तो इस तरीके से मान के चलने की एक तरह से विश्व युद्ध जैसी स्थिति ना खड़ी हो, तो इसको देखने वाली बातचीत है, और ये एक तरह से मतलब बहुत बड़ी चुनौती है भारत के लिए, क्योंकि भारत सभी के साथ साझेदारी, चाइना के साथ में ट्रेड रिलेशन है, रशिया के साथ में ट्रेड रिलेशन है, यूक्रेन के साथ में भी हैं, ईरान के साथ में, इसराइल के साथ में, और अमेरिका के साथ में भी है। तो हमें बहुत सोच समझ के एक एक जो है मतलब एक कदम जो है फूंक के रखना पड़ेगा, और आगे जैसे हमारे ट्रेड पे नुकसान ना हो। और दूसरा देखिए जैसे कि हम लोगों ने जैसे देखिए जैसे चाबार पोर्ट वाला जो समझौता किया था, वो बहुत सारी चीजें दूरगामी जो चीजें हैं उनको देख के किया था, और 2019 में वहां से अफगानिस्तान से ट्रेड, क्योंकि अफगानिस्तान एक तरह से लैंडलॉक जो है मतलब एक तरह से भूमि जो है एक तरह से वहां की बिल्कुल एक तरह से ऐसी है कि जहां से अन्य रास्ते निकलना बहुत मुश्किल है, तो लैंडलॉक बोले उसको इस तरह से, तो उसमें पोर्ट चाबार पोर्ट एक अहम भूमिका निभाता है, और 2019 में वहां से अफगानिस्तान का पहला कार्गो शुरू किया गया था। तो इसलिए बहुत सारी चुनौतियां, उन सबको देख करके भारत जो है मुझे लगता है निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा लंबा जो है ये युद्ध को नहीं चलने देगा, और भारत अगेन जैसे यूक्रेन युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी, उसी तरीके से भारत की अगेन जो है मुझे लगता है कि बहुत अहम भूमिका इसमें रहेगी, और जल्दी हमें जो है सुखद जो चीजें देखने को मिलेगी, और हमें लगता है कि युद्ध जो है ज्यादा लंबा समय नहीं चल पाएगा। चलिए ठीक है, हमारे साथ ही एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, कर्नल डॉक्टर भारत भूषण वत्स जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, जय हिंद। जी जय हिंद। सर, चर्चा तो चल चुकी है और बारी भी अब आपकी ही आ गई, तो स्वागत के साथ सवाल भी हम आपसे करना चाहते हैं। सवाल ये है कि जो भारत की इस समय की कूटनीति है, ईरान इजराइल जो युद्ध चल रहे हैं, रूस यूक्रेन युद्ध चल रहे हैं, इस समय जो भारत की कूटनीति है, क्या वो कूटनीति सही दिशा में है या फिर कुछ और करने की आवश्यकता है? जहां तक कूटनीति का सवाल है, मेरे विचार में पूरी परिस्थितियों को देखते हुए और ग्लोबल सिनेरियो को देखते हुए इससे अच्छी कूटनीति नहीं हो सकती। ईरान और इजराइल दोनों के साथ हमारा देश एक बड़े बैलेंस्ड तरीके से डिप्लोमेटिक रिलेशंस लेकर चल रहा है। 1992 के में संबंध स्थापित करने के बाद में इजराइल के साथ में हमारे निरंतर जो संबंध है वो और अच्छे होते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ देखें तो ईरान पर लगे हुए न्यूक्लियर प्रतिबंध के कारण के बावजूद भी हम उनसे अपना जो है तेल ले रहे हैं, और बड़े सस्ते दामों को तेल ले रहे हैं। निष्पक्ष तौर पर एक बड़े बैलेंस्ड तरीके से जिस प्रकार से अब तक हम चल रहे हैं, उस तरह की कूटनीति के साथ में ही चलना पड़ेगा। आज की परिस्थितियों में हम ना इजराइल के साथ में खुलकर पक्ष पे आ सकते हैं और ना ईरान के साथ में आ सकते हैं। इसके बहुत बड़े कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो आर्थिक कारण है। मुझे उम्मीद है कि पहले इसकी चर्चा कर दी होगी, लेकिन बड़े संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा कि अगर ऑयल की कीमत बढ़ती है तो देश की पूरी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है, आम आदमी पर असर पड़ता है। स्टॉक मार्केट की हालत तो आप देख ही रहे हो जी। तो उस हालत में हमें काफी आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। इसके अलावा सामरिक तौर पर अगर हम देखें तो जो चाबहार पोर्ट है, जिससे हम सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज हैं वहां तक हम अपने सामान और दूसरे रसद को भेज सकते हैं। अगर ये युद्ध होगा, इजराइल रिटेलिएट तो ना वाली बात ही नहीं है, लेकिन समझिए कि कितना लंबा चलेगा और युद्ध को कितना लंबा खींचा जा सकता है, और भारत जैसे इन्फ्लुएंशियल देश इस युद्ध को कितना कम से कम समय में रोकने में सक्षम होते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहता हूं कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो जैसे पहले ISIS सिर उठाया था
और एक खासरान जो देश बन गया था, या अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सामरिक तौर से देखे तो कितना इन्फ्लुएंस हो गया था। तो इसी प्रकार की मिलिशिया जो है, जो उग्रवादी संगठन है, वो हो सकता है कि भविष्य में भारत के अंदर में भी काफी दखल अंदाजी करने की कोशिश करेंगे। वैसे भी शिया मुस्लिम्स के जो ये युद्ध है, उसके अंदर में हमारे देश में भी तकरीबन 15 से 20% तक शिया है, और वो उनसे पूरी तरीके से सिंपैथी रखते हैं। तो हमें उस तौर पर भी देखना पड़ेगा, और ये जरूरी है कि युद्ध कम से कम उसके अंदर में चले। जी, ये जो डिप्लोमेटिक जो हमारा रोल है, वो हमारे को जो हमारी दूसरी आर्थिक है, जैसे गल्फ के अंदर में हमारे अलग अलग देश में है, उसके अंदर में कितने हमारे देशवासी वहां रह रहे हैं। अगर युद्ध लंबा खींचता है तो उनको वहां से बाहर निकालने की जरूरत पड़े तो वो कितनी हमारे देश के ऊपर ड्रेन होगा या कितना मुश्किल होगा, ये भी एक सोचने वाली बात है। और जो हमारे फॉरेन रिजर्व आ रहा है फॉरेन करेंसी के अंदर में, उसके ऊपर में भी असर पड़ेगा। तो भारत की डिप्लोमेसी एक बैलेंस डिप्लोमेसी के तौर पर हमें रखनी पड़ेगी। हम खुलकर किसी भी का साथ नहीं ले सकते और ना ही लेना चाहिए। जी, हम संजय सिंह जी आपके पास आना चाहेंगे। बात अफगानिस्तान की हो रही थी, और चाबहार पोर्ट से जो भी व्यापार अफगानिस्तान से करने में आसानी होती है। चाबहार पोर्ट एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, लेकिन ईरान का है। सवाल यह है कि कुछ लोगों ने यह सवाल हमसे पूछे हैं, सामान्य लोग, बहुत पढ़े लिखे भी नहीं, उनका पूछना है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आप इसे क्लियर करेंगे तो जरूर, अगर जो देख रहे होंगे या फिर बाद में देखेंगे तो उनको समझ में आएगा। सवाल यह है कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है और ईरान से जो हमारे व्यापारिक संबंध हैं, जो भी उसे फायदा होगा ईरान को, चाहे किसी भी देश से वो व्यापार करे, तो कुछ अंश हमास और अन्य विद्रोहियों को या हूती विद्रोहियों को जाता है। हूती विद्रोही ईरान समर्थक हैं और लाल सागर में वो अड़े हुए हैं। कुल मिलाकर के जो सामान्य से क्वेश्चन थे, उनका सीधा सीधा यही था, हमसे जो क्वेश्चन हुए थे कि आखिर तालिबान को बहुत अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, सामान्य लोग भी अच्छी नजर से नहीं देखते। उनके साथ व्यापारिक संबंध, कौन सा व्यापारिक संबंध? अगर जो अच्छे व्यापारिक संबंध होंगे तो उसी गोला बारूद में वो लगाएंगे। जैसे ईरान के साथ संबंध होंगे तो हूती विद्रोही जो लाल सागर में हमारे व्यापार में बाधा डाल रहे हैं, नवंबर से ही वहां पर हम लोग दूसरे तरीके से व्यापार कर रहे हैं। कम से कम 15 से 20 दिन ज्यादा देरी लग रही है सामान पहुंचाने में। तो ये व्यापार ऐसा क्यों भारत कर रहा है? देवेंद्र जी, ये बड़ा जोरदार आपका सवाल है और बड़ा गंभीर है। इसके लिए मुझे आप 2-3 मिनट का समय देंगे तो मैं इसको थोड़ा सा विस्तार से बताने की ये मेरा सवाल नहीं है, ये सामान्य लोगों का सवाल है। हाँ, ये बड़ा जी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और जन सामान्य के मन में, आम आदमी के मन में सवाल आता है कि भाई अफगानिस्तान से, तालिबान से और ये चाबहार से, देखिए एक बड़ी अच्छी बात है, इधर एक बड़ा कूटनीतिक डेवलपमेंट भारत ने किया है डिप्लोमेटिकली, कि तालिबानियों से भारत के संबंध बहुत अच्छे बन गए हैं। और जिन्होंने तालिबान को पाला पोसा पैदा किया, अफगानिस्तान पाकिस्तान, आज तालिबानी उनके ही विरोध में खड़े हो गए हैं। देखिए, अब पाकिस्तान के साथ एक समस्या है कि बहुत ज्यादा किसी संगठन को, जो भी उनका पाला पोसा संगठन होता है, उसको लीवरेज नहीं मिलता है। अब अभी रिसेंटली देखिए, तालिबान ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि आप आईसिस जो खुरासान है उसके लोगों को आप वहां पाल रहे हो, वहां ट्रेनिंग दे रहे हो, वो हम पे आक्रमण कर रहे हैं। क्योंकि तालिबान को, अफगानिस्तान को अब आईएसआई खुरासान से बड़ा खतरा है। आए दिन वहां वो सुसाइडल अटैक करते रहते हैं, तो उसका आरोप उन्होंने इस पे मढ़ा है। और अब वो तालिबानी
देखिए एक चीज और आप हम सबको दर्शकों को समझने की जरूरत होगी, ईरान में क्या हो रहा है जिसका फायदा अमेरिका उठाना चाहता है, जिसको इजराइल आगे करके वो अपना खेल कर रहा है। ईरान में भी जो मौजूदा ये इनके मुखिया है खोमेनी, अयतुल्ला खोमेनी, इस इस्लामिक रिजीम से जनता त्रस्त हो चुकी है और उसको हम आप सबने पूरे विश्व को देखा होगा किस तरह से हिजाब को लेके, बुरके के लेके वहां आंदोलन हुए, सैकड़ों लोग मारे गए, बहुत तमाम को फांसी पे लटका दिया, एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ था। ईरान आज आंतरिक रूप से सुलग रहा है और उसका एक दूसरा पहलू एक और भी है, जो वहां के जो नए राष्ट्रपति पेजेश्कियन बने हैं वो लिबरल चेहरा है। वहां की जनता ने लिबरल लीडरशिप को आगे किया है। ये बड़ा कॉन्ट्रेडिक्टी है, बड़ा मजेदार है ईरान के परिप्रेक्ष्य में कि पेजेश्कियन जो है वो लिबरल है, वहां की जनता ने हार्डकोर को प्रेसिडेंट नहीं बनाया, लिबरल चेहरा चाहते हैं। और कहीं जो इंटरनल खबरें आ रही हैं कि जो ईरानी प्रेसिडेंट है मौजूदा, अपने इस्लामिक हेड को वो भी चाहते हैं कि ये निपटे हटे, तो ये बड़ा खेल चल रहा है। और देखिए एक बात और भी है, आतंकवाद के नाम पर बहुत दिन दुनिया में खेल नहीं किया जा सकता। इसका एक ताजा उदाहरण अमेरिका ईरान है और अफगानिस्तान आप देख ही रहे हैं। 1979 में दुनिया में बहुत बड़ा एक विचित्र सा सहयोग बना। 1979 में अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन फोर्सेस आई, रशियन जब यूएसएसआर आया था तो एक भारत के निकट ही एक आतंकवाद का एक बहुत बड़ा ग्रेट गेम खेला गया। 1979 में ही सद्दाम हुसैन इराक के प्रेसिडेंट बने। देखिए ये बड़ा कोइंसिडेंस है। और 1979 में ही ईरान में रिवॉल्यूशन हुआ था, क्रांति हुई थी, वहां के शाह भाग गए थे और ये खोमेनी वहां के हेड बने थे। रियल हेड तो ये खोमेनी और खोमेनी है। तो अब जनता देखिए ईरान की भी चेंज चाह रही है और जनता अफगानिस्तान की भी जनता, तालिबान भी समझ गए कि लड़ाई लड़ने से कोई फायदा नहीं है, हमें व्यापारिक संबंध बनाने पड़ेंगे। जहां तक चाबार का शायद आपने सवाल किया था हमसे, देखिए चाबार की जरूरत भारत को भी है, क्योंकि जो अफगानिस्तान है उसके पास एक बड़ी वीटो पावर है। उसके जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो उसकी जो भूमि है, जो भारत का एक हिस्सा, महत्वपूर्ण हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया, वो सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करता है। तो भारत को अपना व्यापार सामान जो मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया बनने जा रहा है आने वाले समय में, तो उसको एक्सपोर्ट करने के लिए जगह चाहिए। तो ईरान से 10 साल का समझौता हुआ है कि चाबार पोर्ट हमें कीजिए, और ईरान को भी फायदा है क्योंकि ग्वादर पाकिस्तान से 150 किलोमीटर जो है चाबार और ग्वादर के बीच में, उसको चाइना डेवलप कर रहा है। और पाकिस्तान और ईरान के भी संबंध अच्छे नहीं है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो हम लोग असली जो हमें आम जन मानस को बताना पड़ेगा, और उसके कहीं बैकड्रॉप में, भूमिका में ये मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट है। और आरोप ये भी लग रहा है कि उसको चीन ने भी इनिशिएट कराया है ईरान के द्वारा। वो क्या है देखिए, अभी हमारे यहाँ G20 सम्मेलन हुआ था भारत में पिछले वर्ष जो है, जब मोदी जी के नेतृत्व में, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट समझौता हुआ था भारत का। वो था अफगानिस्तान, वो क्या कहते हैं, मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMC, ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था। और ये इसका उत्तर था जो चाइना का यूरेशिया में, यूरोप और एशिया में जो उसका प्रोजेक्ट चल रहा है, BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसका काउंटर था, ये प्रत्युत्तर था। वो अमेरिका भी चाहता है, वो इजराइल भी चाहता है, वो सऊदी अरब भी चाहता है, वो फ्रांस, इसके सिग्नेटरी आप देखिए, इसमें साइन करने वाले कौन कौन है, बड़े महत्वपूर्ण देश है। भारत है, यूनाइटेड स्टेट्स है, सऊदी अरब है, UAE है, यूरोपियन यूनियन में इटली, फ्रांस और जर्मनी जैसे महत्वपूर्ण देश है। अब एक जो हमास का आक्रमण हुआ है, क्योंकि ये जो कॉरिडोर है IMEC, मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, जो इंडिया से होकर जाएगा कांडला पोर्ट से और नवी मुंबई से होता हुआ, वो हाइफा से जाएगा, क्योंकि भारत का माल UAE उतरेगा, UAE से बाई रोड ट्रेन सऊदी अरब, जॉर्डन होते हुए हाइफा जाएगा। हाइफा मतलब इजराइल का पोर्ट। तो ये कुछ अजीब सा विचित्र सा खेल है।
चाइना भी नहीं चाहता है कि ये कॉरिडोर बनने पाए, तो उसने ये ईरान को, कि ईरान से अच्छे संबंध है, $400 बिलियन का उनका समझौता हुआ है। तो एक ये भी बात कही जा रही है कि इस IMEC कॉरिडोर को रोकने के लिए चाइना ने भी ये गेम खेला गया है कि चाइना ने उकसाया है कि तुम अटैक करो हमास और हिजबुल्लाह को, कि ये कॉरिडोर ना बनने पाए, क्योंकि हाइफा इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट फॉर इंडिया इस मामले के लिए। तो ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन है हमारे सामने, इसको हमें समझना पड़ेगा। लेकिन तालिबान आज की डेट में भारत के साथ अच्छे संबंध रख के विकास के हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूंगा अपने दर्शकों को जो कह रहे थे कि तालिबान आतंकवादी संगठन है, ठीक है, रहा होगा, आज उनको समझ में आ गई कि देश बर्बाद हो गया हमारा, क्या मिला। तो अभी देखिए तालिबान रेलवे नेटवर्क बड़ा अच्छा डेवलप कर रहा है, ये हमें जानने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। अब हम रुक करेंगे, रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार आपके पास आना चाहेंगे। सवाल यह है कि हूती विद्रोहियों की जहां तक बात हो रही है, ईरान समर्थक हैं और भारत के व्यापार में बाधा नवंबर से ही डाल रहे हैं, ईरान से युद्ध हो रहा है और जाहिर सी बात है अगर जो उनके ईरान के समर्थक हैं तो ईरान भी उन्हें फंडिंग करता होगा, हम नहीं कह रहे, हमें जानकारी नहीं है। तो ऐसे में अब जब इजराइल और ईरान का युद्ध हो रहा है तो क्या भारत यह दबाव डाल सकता है ईरान पर कि आप हूती विद्रोहियों को कंट्रोल करें, या अपने कंट्रोल करते हुए वो लाल सागर से होते हुए अपना व्यापार शुरू करे? क्या कुछ हो सकता है इसमें संभावना? देखिए, मोटे तौर पर मुझे लगता नहीं है कि भारत जो है वो ईरान पर दबाव डाल पाए। उसका एक कारण है कि भारत के ईरान से जो संबंध है, कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से चीन भी अपना वहां पर प्रभाव बढ़ा रहा है। तो स्थिति में ये बिल्कुल आग्रह तो भारत करेगा ही और कर भी सकता है, तो स्वाभाविक से इस समय भारत उस पर नहीं बना सकता। मोटे तौर पर इस समय जो स्थिति भारत को, तो इस युद्ध से जो स्थिति बनने वाली है, इस युद्ध का लाभ कुछ लोग भारत को नुकसान पहुंचाने की षड्यंत्र कर सकते हैं। एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं। इस युद्ध के साथ जैसे अमेरिका के पोर्ट पर वहां के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी, वो लोड नहीं कर रहे, ना अनलोड कर रहे, तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं जो लोकल इकोनॉमी है और लोकल जो स्थानीय लोगों की आवश्यकता है या उनका असंतोष बढ़ सकता है। बिल्कुल उसी प्रकार से कुछ ना कुछ इस युद्ध का लाभ लेकर के कर सकते हैं। ठीक है कि भारत का कुछ दिनों के लिए निर्यात पर और आयात पर दोनों पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन स्थायी रूप से इस युद्ध का दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो वो षड्यंत्रकारी चीन समर्थक, वो षड्यंत्रकारी शक्तियां हैं जो भारत के निर्यात को कम करना चाहती हैं, तो उनका एक षड्यंत्र अलग है। लेकिन इस युद्ध का बहुत ज्यादा हमारे पर भविष्य में प्रभाव पड़ेगा कि ठीक है आज भले ही हमारे आयात पर और निर्यात पर दोनों पर फर्क पड़ रहा है, लेकिन भविष्य में इसका प्रभाव पड़ेगा, इसकी संभावना मुझे बिल्कुल कम दिख रही है। इस समय भारत को कहीं ना कहीं अपनी जागृति पर और अपने विकल्प के रास्ते पर हमको ध्यान रखना, और हो सकता है आज अगर कोई हमारे समर्थन में है वो कल हमारे समर्थन में रहेगा कि नहीं रहेगा, इस बात का भी भारत को ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए ठीक है कि इस समय हमारे अफगानिस्तान से अच्छे संबंध है और तालिबान, क्योंकि हमने उसको सहायता भेजी थी, अन्न भेजा था और कई चीजें और भेजी थी, इसके कारण उसने अपन को कुछ चीजों में सुविधा दी है। लेकिन क्या ये सुविधा बनी रहेगी? जिस तरीके से नेपाल को एक तरीके से हमने पाला, श्रीलंका को हमने पाला, लेकिन आज वो दूसरे पाले में जाकर खड़े हुए, तो भविष्य में अफगानिस्तान रहेगा कि नहीं रहेगा, इस भारत सरकार को इन सारी चीजों पर अलर्ट होकर के काम को रखना। तो वो जो भारत सरकार का विजन है लंबा 2047 का, स्वाभाविक रूप से हमको उस पर काम करना है। ये युद्ध हो रहा है और नहीं हो रहा है वो छोड़ दीजिए, एक दूसरा हो सकता है मेरा आकलन गलत हो, लेकिन इस युद्ध का अमेरिका के चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसका कारण यह है कि उनके यहाँ मतों का लगभग जो परसेंटेज है वो सेट है, उसके परिणाम आना बाकी है। यदि इजराइल के समर्थन करने के कारण वहां पर कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम अगर वोट कुछ कम होंगे बाइडेन के, तो स्वाभाविक रूप से जो लोकल वोटर है अमेरिका का, वो कहीं ना कहीं जो यहूदी समर्थक वोटर है वो उनका बढ़ जाएगा। वो संतुलन में अगर दो कम होंगे तो दो बढ़ जाएंगे, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। हमको लेकिन अपने भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रख करके, उसका एक कारण है
समय के साथ इजराइल हो और ईरान हो, कल बंद हो भी जाएगा लेकिन तनाव खत्म नहीं हुआ। वो आप देख लीजिए तनाव कब से चल रहा है। तो स्वाभाविक रूप से हमको अपने भविष्य की चिंता करना और अपने पैर मजबूत करना और हमारी जागरूकता लोगों को बढ़े, इस पर हमको ध्यान रखना। जी बिल्कुल, अपनी जागरूकता जो है उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और जब अपनी जागरूकता और अपने देश के विकास और सुरक्षा की जहां तक बात होती हो और उस पर ध्यान केंद्रित करना हो तो हम चीन को नहीं भूल सकते। दिनेश सिंह जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। चीन और ये जो युद्ध हो रहे हैं जिनका हम लोग जिक्र कर रहे हैं, इजराइल ईरान युद्ध, इसमें क्या क्या चालें चल सकता है? चीन की चाल क्या क्या हो सकती है भारत को कमजोर करने के लिए, और भारत को उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? देखिए कुशल जी, सबसे पहले जैसे कि आईएमएफ की जैसे बातचीत हो रही थी, जो ट्रेड कॉरिडोर था साउथ ईस्ट वाला, जैसे मिडिल ईस्ट हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, इनको लेके देखिए G20 के दौरान जैसे सितंबर के आसपास में, उससे पहले बल्कि पिछले साल, और वो उसकी वार्ता शुरू हुई थी और बाद में बातचीत करके एक तरह से इसको पूरी रूपरेखा बना दी गई थी, जिससे कि जैसे ये मान के चलें कि जैसे उसका में चाइना का जो कॉरिडोर था वो फीका पड़ गया, क्योंकि ये ज्यादा जगहों को मतलब जैसे कवर करता है। और उससे देखिए कि जो हमारा जो ये कॉरिडोर है इंडिया मिडिल ईस्ट और जैसे कि अपना यूरोपियन यूनियन वाला, तो इससे क्या है कि ज्यादा देशों को कवरेज और रेल, रोड और ऊपर से शिप, मतलब वाटरवे जो है, पानी जो है, तो इन तीनों चीजों को करके और पूरे तरीके से कहीं पे जैसे कि माल पहुंचाने में सक्षम हम लोग होंगे उस में। और उसी के बीच में लेकर के देखिए कोई भी जैसे कि जो लड़ाई होती है कुछ वाली, वो सब ट्रेड के पीछे है। आजकल से मॉडर्न जो जमाना है उसमें सभी चीजें उसके पीछे है कि कौन सा देश है ज्यादा पैसा बना पाता है। और चाइना देखिए कहीं ना कहीं उससे पिछड़ रहा था। जैसे हम लोग 5वें नंबर के अर्थव्यवस्था बने, तो सारी कहानी उसी दिन से एक तरह से मेन शुरू। उससे पहले दिक्कतें अलग थी, लेकिन देखिए कम्पीट जैसे अगर कहते हैं, जैसे इंग्लिश में जो कहावत भी होता है, हिंदी में इस तरह के हैं कि जैसे अगर अपने कंपटीटर को ऐसे हरा नहीं पाओ तो पिछले मतलब एक बैकडोर से उसको हराने की कोशिश करो। तो बैकडोर से हराने की कोशिश जो है वो अमेरिका की भी, अमेरिका कहीं ना कहीं हमारे साथ में है, लेकिन साझेदारी एक तरह से बन चुकी है, तो कहीं ना कहीं वो चीज है, लेकिन वो ये नहीं चाहता एक स्तर से ऊपर जो है हमारा उठाव उससे हो। और दूसरे तरीके से ऐसे जो चाइना किसी भी तरीके से नहीं चाहता कि किसी तरीके से हम लोग उनसे आगे आ पाए, क्योंकि जैसे मैन्युफैक्चरिंग हब की जैसे बातचीत आई और हम लोग विश्व के दूसरे नंबर के मोबाइल मैन्युफैक्चर आगे, जिससे कि सीधे तौर पे नुकसान चाइना का हुआ। तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं उसकी रणनीति यही है कि किसी न किसी तरीके डिस्टेबलाइज करने को लेकर के, चाहे मणिपुर की बात को लेकर बोले, चाहे जम्मू कश्मीर को लेकर बोले, इसमें कहीं ना कहीं अप्रोक्स रूप से और पाकिस्तान के कंधे पर रख के मतलब बंदूक चलाने का काम चाइना ही करता है ऐसे। और उस तरीके से अभी जैसे की बातचीत जैसे हो रही थी कि तालिबान की बात हो रही थी अफगानिस्तान में, तो तालिबान देखिए पहले से काफी चेंज हो चुका है उनका मामला, और हमारी बहुत सारी बड़ी कंपनी जो है वो अब काम कर रही है, प्रोजेक्ट में काम कर रही है। पहले एक बार उन लोगों ने उस पर बैन लगा दिया था कि हम लोग किसी बाहर की कंपनी को या बाहर के देश को कोई यहाँ पर ट्रेड नहीं करने देंगे, उसके यहाँ के प्रोजेक्ट में हस्तक्षेप नहीं करने देंगे। लेकिन हमारी कंपनीज ने ऑलरेडी बहुत बड़े वास्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रखा था, तो इसलिए हमें अपने तरह से हमारे जो ट्रेड को एक तरह से मतलब कंट्रोल के साथ साथ एक तरह सुरक्षित रखने जो है वो एक अहम मुद्दा था। तो उसको लेकर के मोदी जी ने अपनी कूटनीति के तहत बोले, या जैसे ये जो रिजीम थी उन्होंने अपने तरीके से बहुत बेहतरीन तरीके से मतलब डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स का साथ निभाया, जिसको लेकर ये कह सकते हैं कि हम लोग अभी बहुत बेहतरीन तरीके से, इससे बेहतर तरीके से, इससे बेटर तरीके की डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स इस टाइम पे नहीं हो सकती ऐसे, क्योंकि सबके साथ में रह करके हम लोग किसी के साथ में ना बैर भाव, ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बैर, उसको लेकर चलने का काम कर रहे हैं। और चाइना से सतर्क रहने की हमें आवश्यकता पहले भी थी, अब भी है, लेकिन अब चाइना जो है सीधे तौर पे लड़ाई करने के उसमें सक्षम नहीं है और ना आता है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था खुद की अपनी खराब हो चुकी है, ट्रेड में पहले से बहुत ज्यादा पिछड़ चुका है। और अभी जो भारत जैसे आगे जैसे एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग बताया, जैसे पहले मैंने आपको मोबाइल को बताया, इसके अलावा जैसे कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग हम लोग काफी मतलब गति से आगे बढ़ रहे हैं। और ट्रेड कॉरिडोर के आने के बाद तो आप यह मान के चले कि ये सफलता जैसे पूरी हो जाएगी इसमें, तो उसके बाद में चाइना जो है पिछड़ता चला जाएगा। तो उसी को लेकर कहीं ना कहीं चीजें, तो उसमें भारत को देखिए यही करना पड़ेगा कि सिर्फ मुंह झुका करके और अपने तरीके और जो चल भी रहा है तरीके से कि सिर्फ डिप्लोमेसी जो है बेस्ट से बेस्ट डिप्लोमेसी, और सबके साथ में मतलब एक कदम ताल मिला करके, और सभी के साथ, चाहे वो मतलब कि अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो, चाहे ईरान हो। अब जैसे बताया कि हाइफा पोर्ट है, हाइफा पोर्ट से लेकर के सारे कॉरिडोर जाने का है, और उसके बाद आगे भी जैसे कि जो कनेक्टिविटी आसपास होगा, तो ना हम ईरान को नजरअंदाज कर सकते हैं और ना हम एक तरह से इजराइल को नजरअंदाज कर सकते हैं। हमने सभी को सही के साथ में लेके चलना है। उसके बाद एक बहुत बड़ा एक जो हमने
और वर्ल्ड ऑर्डर सेट करने काम किया, उसमें क्या कि G20 के दौरान हमने अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बनाया। उससे एक तरह से हो गया कि हम लोग बड़े भाई की भूमिका में, और अफ्रीकन यूनियन हमें मानता भी इसको लेकर के कि हम लोग एक बड़े भाई की भूमिका में, और वहाँ पे खनिज पदार्थों की भरमार है और अन्य चीजें हैं, तो उसको एक तरह से हम लोग बढ़ाने का कार्य जैसे करेंगे तो अपने आप हमारी प्रभुत्वता जो है वो मतलब एक तरह से बढ़ेगी, और हमारी जो स्ट्रेटेजिक तरीके से जो एक तरह से सस्टेनेबल ग्रोथ है तो उसमें एक तरह से मील का पत्थर साबित अफ्रीकन यूनियन होगा। और आगे जा करके इसका तोड़ कोई कहीं से नहीं निकलेगा, क्योंकि जैसे मान के चलें कि जैसे स्टील हो गया, आयरन हो गया और अन्य जो चीजें होंगी तो वो एक तरह से किसी भी उद्योग के लिए रॉ मटेरियल का काम करती हैं, और उसका एक तरह से पूरा भंडार अफ्रीका में है। तो वो हम लोग अपने भंडार को सुरक्षित रख करके और वहां से उनसे लेकर के, और हमारे देखिए जैसे हमारी जैसे टाटा स्टील बोले या अन्य जैसे कि एसआर की बोले, इस तरह की बहुत सारी कंपनीज हैं स्टील में जो एक तरह से वर्ल्ड में एक तरह से, और जैसे कि ArcelorMittal बोले, वो एक तरह से मतलब एक तरह से मान के चले कि पूरे, और वेदांता जो भी कह सकते हैं इसमें, तो एल्यूमिनियम हो गया, स्टील हो गया, तो इस तरफ नजर किसी की शायद नहीं गई, लेकिन कहीं ना कहीं इसका भी कारण है क्योंकि पहले उड़ीसा से और झारखंड वगैरह से आयरन और अन्य जो इस तरह की जो चीजें हैं रॉ मटेरियल के रूप में जाती थी, तो उससे भी इनको दिक्कत है, क्योंकि हमने एक तरह से वो उसमें काफी हद तक बंद कर दिया है। और अफ्रीका से हम लोग लेकर के अपने ट्रेड को बढ़ाएंगे और यहाँ से वहां से रॉ मटेरियल लेकर के और फिनिश जो प्रोडक्ट्स भेजेंगे, तो उससे हमारे उसमें जो ट्रेड में इजाफा होगा, साथ में कॉरिडोर जो है उसमें हमारा मतलब पूरी पकड़ रहेगी। तो एक तरह से मान के चले कि कहीं ना कहीं हम लोग एक तरह से मतलब जो विश्व में वो अग्रणी भूमिका में रहेंगे, और विश्व गुरु को भूमिका में रहने वाले जो काम हो रहा होगा तो उसका कहीं पर तोड़ नहीं निकलेगा। उसी को लेकर के कहीं ना कहीं अड़चन डालने की सर कहीं ना कोशिश करेगा, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि सफलता कहीं से कुछ मिलने वाली थी, मुझे उम्मीद उनको लगती नहीं है। और उस तरीके से कहीं ना कहीं छोटी मोटी हरकतें सर कर सकता है, इसके अलावा कोई चारा उसका नहीं है। जी कुछ तो अब चूंकि सवाल और भी थे लेकिन पूछ सकते थे, और साथ ही लेकिन समय नहीं है, नहीं तो सवालों का जवाब जरूर आप लोगों से लेते। तो हम डॉक्टर भारत भूषण वत्स जी से, जो कर्नल साहब हैं, आपसे क्षमा चाहते हैं कि मात्र जो आपकी ज्ञान गंगा है उससे हम ये कही सवाल ले पाए। आयाम लाना चाहता हूँ, सिर्फ 30 सेकंड। जी सर। जी, हमें जो ईरान की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जी, उसको भी बड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और उसके पास में जो 44 आइलैंड्स है, और जहां से तकरीबन 58% वर्ल्ड का जो क्रूड ऑयल है ओमान, सऊदी अरेबिया, कतर और देशों से होता है, और फिर स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए साउथ चाइना के सी से और फिर मेन चाइना लैंड की तरफ जाता है या दूसरे कंट्रीज की तरफ जाता है। और इस इलाके में इंडियन ओशन के क्षेत्र में क्वाड की जो इम्पोर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाएगी, उसके बारे में भी हमें अपने डिप्लोमेटिक रोल में सोचना पड़ेगा और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब बिल्कुल भी समय नहीं है, नहीं तो हम आप लोगों के ज्ञान गंगा में और गोते लगाते और भी सवालों के जवाब लेते। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है कि युद्ध का असर भारत पर कितना हो रहा है। युद्ध हो रहा है तो असर होगा ही, थोड़ा बहुत असर होगा, लेकिन भारत ग्रो कर रहा है और उसकी कूटनीति इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण, इससे बेहतर कूटनीति तो हो ही नहीं सकती विदेशी मामलों, इस विशेषज्ञ बता रहे हैं। तो अब भारत जो है आगे बढ़ रहा है, युद्ध हो रहे हैं और उनके जो असर हैं उसको कम भी किया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर जो भारत इन युद्धों को बंद कराने में, समाप्त कराने में अग्रणी भूमिका निभाता है तो वैसे ही विश्व गुरु के रूप में और विख्यात हो जाएगा। इस पर अग्रसर है भी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यापार में कमी बेसी आ रही है उसको भी एडजस्ट करने की भारत कोशिश करेगा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेगा, लेकिन जो हो रहा है वो होता रहेगा, भारत आगे बढ़ता रहेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।